ट्रैकिंग, ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को मैं यहाँ साझा करता हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। अजब गजब मध्य प्रदेश में मुझे ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला है और बारिशों में तो कभी भी नहीं। और अब एक ट्रिप बनी है अगस्त के महीने में मांडव और महेश्वर की। कैसी रही ये यात्रा, पूरी डिटेल के साथ आपके सामने है। मांडव और महेश्वर जाने के लिए सबसे नज़दीकी बड़ा शहर है इंदौर, जो पूरे देश के साथ हवाई और रेल मार्ग से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। मैप में दिखने वाली ग्रीन लाइन हमारा रूट है, जो उज्जैन से इंदौर, इंदौर से महेश्वर और मांडव होते हुए वापस इंदौर पर समाप्त हुआ। पहले दिन बरसते बादलों के बीच शाम को उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिला। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल। सिर्फ महाकाल ही हैं जहां स्वयंभू शिव दक्षिण मुखी हैं। अंदर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी। कुल मिलाकर शाम अच्छी रही। यस, हेलो। अगले दिन सुबह निकल पड़े महेश्वर की ओर। हालांकि हम सीधे मांडव जाना चाहते थे, पर एमपीटीसी के गेस्ट हाउस में रूम ना मिलने के कारण प्लान हुआ था कि रात में महेश्वर रुका जाए। सावन के महीने का गिफ्ट है ये छोटे छोटे झरने जो कहीं भी निकल पड़ते हैं, और यही है इस फैमिली ट्रिप की शुरुआत। आराम से रुकते चलते हुए उज्जैन से महेश्वर पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे लग गए। महेश्वर के बाहरी छोर पर बने राजभोग रेस्टोरेंट में लंच किया। यहाँ खाना और खाना खिलाने वाले दोनों बढ़िया थे। महेश्वर में यदि हों तो ज़रूर यहाँ आएं। और फिर हम पहुँच गए देवी अहिल्याबाई फोर्ट में बने लबूज कैफ़े एंड लॉज में, जिसकी बुकिंग सप्ताह भर पहले मैंने की थी। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन और हेरिटेज वैल्यू है। नर्मदा तट से सिर्फ 5 मिनट पैदल की दूरी पर किले के विशाल दरवाजे पर बना ये लॉज शहर में झांकता सा लगता है। और ये है हमारा रूम, हेरिटेज प्रॉपर्टी का बिना किसी ज़्यादा लग्जरी का साफ सुथरा कमरा। बिना समय बर्बाद किए हम किले के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक तरफ रेवा सोसाइटी का ऑफिस और दूसरी तरफ रानी अहिल्याबाई का बनवाया शानदार मंदिर है। महेश्वर का एक डिटेल्ड ट्रैवलॉग मैं पहले बना चुका हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे ज़रूर देखिए। शाम हो चली है और घाट पर गिनती के ही लोग हैं। 2 घंटे बिताने के बाद हम लोग वापस आ गए। लबूज में लोग अच्छे हैं पर खाना बेहद घटिया, इसीलिए रात को खाना खाने के लिए फिर राजभोग जाना पड़ा। सुबह उठते ही मैं फिर नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। बरसात की वजह से पानी कितना ज़्यादा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह सुबह घाटों पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। महेश्वर की कम से कम अभी यही खूबसूरती है। ऐसा लगता है माँ रेवा यहाँ स्वयं भगवान शिव के चरण स्पर्श कर रही हैं। नदियाँ आज भी हमारे बहुत से लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा हैं, और सनातन धर्म में तो हम पूजा ही प्रकृति की करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। 2 घंटे घाट पर बिताने और नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लबूज से चेकआउट कर गए। महेश्वर से निकले अभी 10 ही मिनट हुए थे कि कारम डैम में लीकेज की खबर मिली। ये 12 अगस्त की शुरुआत थी। अफरा तफरी में प्रशासन ने धामनोद महेश्वर मार्ग को बंद कर दिया और कई छोटे गांवों से होते हुए कारम नदी को पार कर धामनोद पहुंचने में ही 2 घंटे लग गए, जो मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है। जैसे जैसे मांडव की तरफ बढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा था कि ये जगह बरसातों में इतनी पॉपुलर क्यों है।
और ये देखिए निमाड़ क्षेत्र का विस्तार। कभी परमार राजाओं की राजधानी रहा मांडव विंध्याचल पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है और इंदौर से दूरी है 100 किलोमीटर। मांडव में मध्य प्रदेश टूरिज्म के अलावा रुकने की जगह बहुत कम है। बहुत से लोग यहाँ डे ट्रिप ही करते हैं, यानी कि सुबह आए और शाम को वापस निकल गए। और ये है मांडव की जामा मस्जिद। अभी हम पहुँचे हैं जहाज़ महल के बाहर, जो यहाँ का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। भारतीयों के 25 रुपये और फॉरेनर्स के लिए टिकट 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। पर अभी भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एंट्री फ्री है। कॉम्प्लेक्स में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ है तवेली महल। इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर कभी घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और ऊपरी तल सैनिकों के रहने के काम आता था। अभी इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा म्यूजियम है और ऊपर की मंजिल एएसआई का ऑफिस कम गेस्ट हाउस है। और बिल्कुल सामने है जहाज महल। दोनों तरफ तालाबों के बीच में बना यह महल कभी सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने अपने हरम के लिए बनवाया था। अब चलते हैं लगभग 650 साल पुरानी इस इमारत के ऊपर की तरफ। और सबसे पहले ऊपर से चारों तरफ के नज़ारे का आनंद लिया जाए। मुझे लगता है एएसआई अपना सारा बजट कुतुब मीनार और ताजमहल में ही लगा देती है, क्योंकि वो मेन शहरों में हैं और ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ इस शानदार इमारत की हालत बेहद खस्ता है। प्लास्टर लगभग उखड़ गया है और भित्ति चित्रों का तो दूर तक कोई अता पता ही नहीं है, जो यहाँ ज़रूर से होंगे। मांडव की इन ऐतिहासिक इमारतों की सबसे बड़ी खूबी है इनकी लोकेशन। भारत में अभी सेल्फी का साम्राज्य है, बाकी चीज़ों के बारे में दर्शक ज़्यादा सोचता भी नहीं है। पहली मंजिल पर छतरियों के बीच बना ये स्विमिंग पूल उस समय की विलासिता की कहानियाँ कहता है और पानी की निकासी के लिए बना नालियों का ये डिज़ाइन आपको ज़रूर मंत्रमुग्ध कर देगा। कभी मांडव कितना बड़ा शहर रहा होगा, ये अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। मध्ययुगीन भारत में राजाओं और सुल्तानों की अय्याशियों की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। ऊपर की तरह एक स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर पर भी है। ये सीढ़ियाँ किसी छत पर नहीं जाती, ये बनाई गई थी सिर्फ दूर तक का नज़ारा निहारने के लिए। हम पीछे की तरफ से नीचे उतरते हुए यहाँ से फिर गैलरी में से होते हुए जहाज महल के सामने वाले हिस्से में पहुँच जाते हैं। जहाज महल से आगे बढ़ते ही हिंडोला महल है, जो कभी खलजी का सभा भवन था। इसकी बनावट की वजह से ही इसका नाम पड़ा हिंडोला महल। अचानक ही बारिश शुरू होने के कारण बीच में ही हमें लौटना पड़ा और हम पहुंच गए तवेली महल में बने छोटे से म्यूजियम में। कुछ प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष और मूर्तियों के साथ ही मध्यकालीन भारत के अरबी में लिखे ये पत्थर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पर एएसआई ये नहीं बताता कि इन पर लिखा क्या है। हिंदी या अंग्रेज़ी में इसकी कोई ट्रांसलेशन यहाँ मौजूद नहीं है। म्यूज़ियम देखने के बाद लकड़ी के शानदार दरवाजे को पार करते हुए हम बाहर निकल पड़े। सुबह हमारे 2 घंटे बर्बाद हो चुके थे, तो थोड़ा जल्दी हम चल पड़े दूसरे मेन कॉम्प्लेक्स रानी रूपमती के महल की तरफ, जो जहाज महल से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो बेहतर है यहाँ 400 से 500 रुपये प्रतिदिन पर स्कूटर किराए पर ले लें। यहाँ हर तरफ बिखरी ऐतिहासिक इमारतों तक पहुँचने का ये एक बेहतर तरीका है। याद रखिए, मांडव में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। कुछ जनरल स्टोर वाले ही
खुला पेट्रोल यहाँ प्रीमियम पर बेचते हैं। दोपहर हो गई थी और भाई भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी और ये गर्मा गर्म पकौड़े देखकर तो रहा ही नहीं गया। यदि आप रानी रूपमती के महल के आसपास घूम रहे हैं तो तरुण भगत जी की स्टॉल पर चाय और पकौड़े जरूर खाइए। सबसे अच्छी बात है इनकी स्वच्छता, जितने साफ सुथरे तरीके से ये पकौड़े बना रहे हैं। यहाँ आसपास मैं काफी घूमा हूँ सुबह से, कहीं भी इतनी स्वच्छता और साफ सफाई के साथ कोई काम नहीं हुआ है, मैंने देखा है पूरे एरिया में घूम के। ये बहुत बढ़िया है और ये स्पेशली हमारे लिए अभी पकौड़े बना रहे हैं और स्वाद भी है, टेस्टी भी है। आप जरूर आइए और जब भी मांडू में आते हैं तो जरूर तरुण भगत जी का नाम याद रखिए। डिजिटल इंडिया के कुछ नुकसान भी हैं। कोई गरीब आदमी यहाँ टिकट कैसे खरीदेगा, क्योंकि टिकट सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगी और ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपके पास स्मार्टफोन का होना बेहद ज़रूरी है। रानी रूपमती महल तक पहुँचने के लिए थोड़ा चलना भी पड़ता है। 5-7 मिनट चलने के बाद आपको पता चलेगा कि महल से भी शानदार है महल की लोकेशन। रानी रूपमती मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की संगिनी और कवित्री थी। मालवा की लोक कथाओं में सुल्तान और रानी रूपमती के प्रेम की काफ़ी कहानियां हैं। रानी की सुंदरता के चर्चे सुनकर उसे हासिल करने के लिए आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर दिया और इस लड़ाई में बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना के साथ हार गया और फिर रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने प्राण दे दिए। महल में खड़े होकर दूर दराज तक अपनी रियासत को देखने का अनुभव क्या शानदार होता होगा। अभी तो मुझे भी लग रहा है कि जैसे मैं राजा हूँ, पर मेरे भाई इस समय के तो सब गुलाम हैं। शाम को 7:30 बजे इंदौर से ट्रेन पकड़नी है और कारम डैम का जो खतरा है वो भी अभी बना हुआ है, तो हम लगभग 4 बजे इस ऐतिहासिक शहर से निकल पड़े। किसी पेड़ का इतना मोटा तना मैं पहली बार देख रहा हूँ। परमार वंश की राजधानी रहे मांडव को पीछे छोड़ हम चल पड़े इंदौर की तरफ और मॉनसून चलता रहा साथ साथ।